संडे के दिन एक घर के अंदर माँ बेटी काम कर रहे थे और तभी दिन के जैसे 12 बजते हैं तो उसी दौरान दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब माँ किचन में कुछ ऐसा काम कर रही थी कि वह जा नहीं सकती थी, तो वह अपनी बेटी से दरवाजा खोलने के लिए कह देती है। बेटी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने एक 8 साल का मासूम बच्चा होता है और जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो देखते ही एकदम से उससे कहने लगता है कि दीदी क्या मुझे खाना मिलेगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इस बात को सुनकर जो लड़की होती है वो एकदम से निशब्द रह जाती है और थोड़ी देर तक उस बच्चे के मासूम चेहरे की तरफ देखती रहती है। इतनी देर में उस लड़की की माँ भी वहां पर आ जाती है और वह जो लड़का होता है वह उस महिला से भी कहने लगता है कि आंटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा। कौन था वह लड़का और क्यों यहाँ पर आकर ऐसे बात कर रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार बेहद ही गरीब है। माता पिता मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उनके 3 लड़के हैं। बड़े जो लड़के हैं वह फिलहाल अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा वाला भाई है वह पढ़ाई लिखाई से जी चुराया करता है क्योंकि घर का जो लाडला था। इसी वजह से वह बहुत कम स्कूल जाया करता है और माता पिता से भी हर बात की जिद लगा दिया करता है। इसी तरह से एक दिन जो छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है राहुल, और राहुल एक दिन एक बच्चे पर साइकिल देख लेता है और साइकिल देखने के बाद अपने पिता से साइकिल की जिद करने लगता है। उसे नहीं पता कि माता पिता मेहनत मजदूरी करके समय व्यतीत कर रहे हैं, बस वो तो बच्चा था और बच्चे की जिद वो लगा बैठता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल दिलवा दो। अब जो पिता होता है पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, बच्चे को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा ही जिद्दी था और वह जिद करने लगता है कि नहीं पिताजी मुझे साइकिल चाहिए वरना मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अब जो पिता था वह मजदूरी करके वापस लौटा था और बेटा उससे साइकिल की जिद कर रहा था, तो इसी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह अपने छोटे लड़के में एक झापड़ जड़ देता है। इसके बाद जो बच्चा होता है वो नाराज हो जाता है और नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर जैसे छोटे लड़के को झापड़ जड़ा जाता है तो वहीं पर उस बच्चे की माँ आती है और अपने पति से कहने लगती है कि आपने इसको क्यों मारा, बच्चा है मान जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसी जिद किया करते हैं। तो वो कहने लगता है कि अरे वो बात नहीं है, ये खाना खाने से मना कर रहा था, ये कोई अच्छी बात है। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खाना खिला देती हूँ, कैसी भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर माँ एक थाली में खाना डालती है और उसे जाकर खिलाने लगती है। बच्चा अभी तक नाराज था और वह खाना खाने से मना कर रहा था। वह कह देता है कि नहीं, जब तक साइकिल नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। और इसी वजह से जो माँ होती है वह खाने को रखकर चली जाती है और कहती है कि खाना हो तो खा लेना, वरना बेशक से आज भूखा ही सो जा, लेकिन साइकिल तो हमसे नहीं लाई जाएगी। ऐसा कहकर माँ वहां से चली गई थी और यानी कि माँ भी उससे नाराज हो गई थी। अब जो बच्चा होता है वह सोचने लगता है कि पिता तो मुझसे पहले ही नाराज हो गए, ऊपर से माँ भी नाराज हो गई, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। यही सोचते सोचते तकरीबन रात के 1 बज जाते हैं और रात के 1 बजे वह बच्चा अपने घर से ऐसे ही निकल जाता है और चुपके से वहां के पास ही के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक ट्रेन में बैठ जाता है। दरअसल उसके दिल में चल रहा था कि जब मेरा यहाँ पर कोई है ही नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, और यही बात सोचकर नाराज होकर वह बच्चा उस ट्रेन में बैठ गया था। ट्रेन में बैठने के बाद अचानक से उसको नींद आ जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह ट्रेन लगातार तेजी के साथ चल रही थी और उसका गांव तो काफी दूर रह गया था। अब 8 साल का बच्चा ट्रेन के अंदर की भीड़ भाड़ देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि सुबह सुबह का समय था और सुबह सुबह एक पैसेंजर ने उसको उठाया था जब वह सीट पर बैठने के लिए आ रहा था। वह पूछता है कि कौन सी जगह है, तो वो लोग बताते हैं कि ये तो फलानी जगह है, लेकिन उसके वो जगह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है। उसे केवल अपने गांव का नाम पता था और उसने सुन रखा था कि अनजान लोगों से अपने बारे में कुछ नहीं बताया करते वरना बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो इसी वजह से वह उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता है और घबराया हुआ उस ट्रेन में इधर उधर घूमने लगता है। तभी अचानक से वो ट्रेन एक स्टेशन पर उतरती है और उसी स्टेशन पर ये बच्चा जिसका नाम राहुल होता है वह भी उतर जाता है और उतरने के बाद इधर उधर चारों तरफ देखने लगता है। उसे काफी जोर से भूख लगी है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग अपनी भगा दौड़ में घूम रहे हैं क्योंकि ये रेलवे स्टेशन था बिहार का पटना, और पटना पे रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती है। जो लोग वहां से हैं वो लोग इस बात को समझ सकते हैं। भटकता भटकता वह स्टेशन के पास की ही कॉलोनी में पहुंच जाता है और उसे बहुत तेज भूख लगी थी। भूख असहनीय हो गई थी और इसी भूख के कारण वह तय करता है कि वह किसी के घर का दरवाजा खटखटाएगा और वहां पर जाकर खाने के लिए पूछेगा। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसे खाना खिला देगा। यही सोचकर वह कई घरों का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे धमकाकर
वहां से भगा देते हैं और इसी आस में वह चलता चला जाता है। चलते चलते दिन के 12 बज गए थे और दिन के 12 बजे उसके सामने एक और घर होता है जिसका दरवाजा वह खटखटाने की सोचता है। वहां पर जाकर वह दरवाजा खटखटा देता है और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक लड़की निकलती है, जिस लड़की की उम्र लगभग 12 साल होगी। तो उसे यह भी पता था कि अगर किसी से बात करनी है तो तमीज से करनी है, और तमीज का मतलब था कि अपने से बड़ी लड़की से दीदी कहकर बात करना है। इसी वजह से वह लड़का, जिसका नाम राहुल होता है, वह उस लड़की की तरफ देखता है और कहने लगता है कि दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा। अब इस बात को सुनकर जो वह लड़की होती है वह एकदम से निशब्द रह जाती है। तभी इतनी ही देर में उस लड़की की माँ भी वहां पर आ जाती है और यह लड़का, जिसका नाम राहुल होता है, वह उस लड़की की माँ से भी कहने लगता है कि आंटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। इसके बाद जो महिला होती है उसे बच्चे की मासूमियत देखकर बड़ा ही रहम आता है और वो कहने लगती है कि हाँ बेटा, खाने को क्यों नहीं मिलेगा, मैंने अभी अभी खाना बनाया है और तुम भी खा लेना। ऐसा कहकर वो उस बच्चे को घर के अंदर बुलाने लगती है। तो जो बच्चा होता है मासूम, वह भी उस घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर अच्छे से टेबल पर बिठाकर वह उसके लिए गरम गरम खाना लगा देती है। दरअसल यहाँ पर जो ये महिला है, इसका पति एक सरकारी नौकरी किया करता है और साथ में छोटे मोटे बिजनेस भी किया करता है। वहां पर उस महिला की केवल ये बच्ची है और उसे लड़के की बहुत चाह थी, लेकिन उसे कोई लड़का हुआ ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इससे आगे आप बच्चा पैदा करोगे तो आपको खतरा हो सकता है, और इसी वजह से उस महिला के पति ने आगे बच्चा पैदा करने से उसे मना कर दिया था और वो लोग अपनी जिंदगी को इसी बच्ची के सहारे जी रहे थे। उसके बाद से महिला जब भी किसी मासूम बच्चे को देखा करती है तो उसके अंदर की ममता जाग आती है और वह बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया करती है। इधर जो उसकी लड़की होती है, जिसका नाम खुशी होता है, वह उस बच्चे को तभी से घूर कर देखे जा रही थी क्योंकि उसके मन में भी भाई पाने की बड़ी इच्छा थी। और यहाँ पर ये लड़के ने उससे दीदी कहा था और उसे इसके अंदर अपना भाई दिखाई देता है। तभी वह लड़का खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जो लड़की होती है, जिसका नाम खुशी होता है, वो कहने लगती है कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, आप यहीं पर रुक जाओ ना हमारे पास, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, हम दोनों एक साथ खेला कूदा करेंगे। वो भी बच्ची थी और ये भी बच्चा था। इस बात को सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहने लगता है कि ठीक है बहन, अगर तुम मुझे अपने पास रखना चाहती हो तो मैं यहीं पर रह लूंगा, तुम्हारे साथ खेल भी लिया करूंगा, अगर कोई तुम्हारा काम हो तो उसे भी कर दिया करूंगा। क्योंकि अपने घर के अंदर भी वो छोटे मोटे काम तो किया ही करता था। गरीब लोगों के घर में अक्सर छोटे बच्चे काम कर लिया करते हैं, घर का काम जिसे कहा जाता है। वहां पर जैसे इस बच्चे की ये बात उस लड़की खुशी की मां सुनती है तो उसके बाद उसे बड़ी हैरानी होती है और वह सोचने लगती है कि ये लड़का कौन है, कहां से आया है। क्योंकि अब तक वह सोच रही थी कि हो सकता है किसी झोपड़पट्टी से निकल कर आया हो और इसे जब भूख लगी है तो घर का दरवाजा खटखटा दिया है। तो वह उसे बिठाती है और बिठाने के बाद पूछने लगती है बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो। अब इस बात को सुनकर जो राहुल होता है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन तभी जो वह महिला होती है वह कहने लगती है बेटा क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां से आए हो, क्या तुम्हारा कोई है इस दुनिया में, अगर कोई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देती हूं। इसके बाद राहुल कहने लगता है कि नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं पूरी तरह से अनाथ हूं। यह बात राहुल ने बड़ी सोच समझकर कही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैंने इन्हें अपने गांव का नाम बता दिया तो ये मुझे वहीं पर छुड़वा देंगे और माता पिता फिर से मुझ पर पिटाई लगाएंगे क्योंकि मैं घर से गायब हो गया था। अक्सर जब वो शाम के समय खेलने में लेट हो जाया करता तो माँ उस पर चिल्लाने लगा करती और यहाँ पर तो पूरी रात भर वह घर से गायब रहता है और उसने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। इसी वजह से वह यह बात कह देता है और जब माँ ये बात सुनती है तो उसे भी उस बच्चे के अंदर अपना बेटा दिखाई देने लगता है और वो सोचती है कि क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें, क्योंकि बच्चा बड़ा ही मासूम था और उसके चेहरे से मासूमियत साफ साफ झलक रही थी। इसके बाद वह महिला कहने लगती है कि सच में बेटा तुम्हारा कोई भी नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मेरा कोई भी नहीं है और मैं तो ऐसे ही इधर उधर घूमा करता हूँ, जहां पर भी मुझे मिल जाया करता वहां पर खा लिया करता हूँ और ऐसे घूम घूम कर अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, मैं तुम्हें अपने घर में अपना बेटा बनाकर रखूंगी, इस बेटी के साथ भी तुम खेल लेना और तुम इसके छोटे भाई कहलाओगे। इस बात को सुनकर राहुल फिर से खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको माँ कहकर बुलाऊंगा और मैं अपनी बहन के साथ जी भरकर खेला कूदा करूंगा। इस बात को सुनकर खुशी भी खुश हो जाती है और वह महिला भी खुश हो गई थी। इसके बाद वहां पर वह अपने पति को फोन करने के लिए अपना फोन उठाती है, लेकिन तभी उसके पति का फोन आता है और वह उसे
एक ऐसे काम के बारे में बताता है जिसे सुनने के बाद उसका रोम रोम राजी हो जाता है और वह कहीं ना कहीं इस काम के पीछे इस बच्चे को वजह समझने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पति ने बताया था कि जिस बिजनेस में काफी दिनों से वो घाटा खा रहे थे उस बिजनेस में आज बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है और उस बात की उसे बड़ी खुशी होती है। तभी जो महिला होती है वह अपने पति को उस बच्चे के बारे में बताती है और कहने लगती है कि लगता है ये बच्चा हमारे लिए लकी है और ये पूरी तरह से अनाथ है। आज जैसे ही मैंने इसे खाना खिलाया तो देखो हमें खुशखबरी सुनने को मिली, तो क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें। अब इस बात को सुनकर जो उसका पति होता है वो कहने लगता है कि कौन बच्चा, कैसा बच्चा, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं शाम को घर पर आता हूं, वहीं पर आकर बात करूंगा। ऐसा कहकर पति ने फोन काट दिया था, लेकिन यहां पर यह महिला इस बच्चे को गोद लेने का पूरा मन बना चुकी थी। शाम के समय पति वापस आता है और वापस आने के बाद उस बच्चे से पूछताछ करने लगता है, लेकिन बच्चा अपने बारे में ऐसा ही बताता है जैसा उस महिला को बताया था और इसके बाद वह महिला जिद करने लगती है कि हमें इस बच्चे को गोद लेना चाहिए। इसके बाद पति भी उनकी बात मान जाता है, क्योंकि उसे भी घर का खालीपन बुरा लगा करता था और यह बच्चा काफी ज्यादा मासूम था। इसके बाद वो लोग उसे गोद लेने के लिए पूरी कागजी प्रक्रिया करते हैं और उसको अपने घर के अंदर रखने लगते हैं। राहुल को एक परिवार मिल गया था जिस परिवार के अंदर रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी और यहाँ पर राहुल के जो नए माता पिता होते हैं वह उसका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में कराते हैं और वहां पर उसे पढ़ने लिखने के लिए भेजने लगते हैं। बच्चे के लिए वो ढेर सारे खिलौने लाते हैं और उन खिलौनों में वो साइकिल भी आती है जिस साइकिल की वजह से वह घर से भागा था और यहाँ पर इस साइकिल को देखने के बाद वह बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद झूमने नाचने लगता है और इन लोगों से बड़ी अच्छी तरह से पेश आया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो राहुल होता है वो बड़ा होने लगता है और यहाँ पर वह अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखा करता और उसे अपनी सगी बहन माना करता। बच्चे की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर जो उसकी बड़ी बहन होती है उसकी भी स्कूली एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई थी और साथ में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली थी। यहाँ पर अब तक जो खुशी के माता पिता हैं उनकी ढेर सारी तरक्की हो गई है। खुशी के पिता ने अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लिया है और जब से राहुल इस घर के अंदर रहने लगा है इनकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है और इन्होंने कई अपनी कंपनियां खोल रखी हैं और खुशी के पिता उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से एक लड़का मिल भी जाता है और उस लड़के से खुशी की वो लोग शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद खुशी तो अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है अब तक उसने अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली थी और ग्रेजुएशन करने के बाद अब अपने पिता के बिजनेस में पूरी तरह से हाथ बटाने लगा था और पिता को घर पर रहने के लिए कहकर खुद ही सारे बिजनेस को देखा करता है। इसी वजह से एक दिन वह नई कंपनी के लिए साइट देखने के लिए एक जगह जाता है और वहां पर रास्ते में उसे रेलवे स्टेशन दिखाई देता है और रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि एक रेहड़ी की तरफ देख रहा था जिस रेहड़ी के ऊपर पकोड़े बन रहे थे। अब यह देखकर एकदम से उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और पूरे फ्लैशबैक में चला जाता है कि किस तरह से वो ट्रेन में बैठकर यहां पर आया था, जबकि वहां पर उसके गांव में उसके माता पिता हैं, उसके दो बड़े भाई हैं और वो लोग गरीबों की जिंदगी जिया करते हैं। आज यहां पर वह पूरी तरह से कामयाब है, उसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, दौलत है, शोहरत है और पिता ने भी पावर ऑफ अटॉर्नी उसे ही दे दी है और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जैसे उसे अपने गांव की और अपने घर की याद आती है, अपने माता पिता की याद आती है, तो उसके बाद वह यह बात अब अपने माता पिता को बताना चाहता है जिन्होंने उसे गोद लिया है, क्योंकि उसने बचपन में उनसे झूठ बोला था लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और इस झूठ की गठरी को अब आगे नहीं ढो सकता। यही सोचकर जो राहुल होता है वहां से उस काम को छोड़कर सीधा अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपने माता पिता को एक साथ बैठाकर उन्हें इस बारे में बताने लगता है। उनसे कहने लगता है कि माँ बाबूजी आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है, इस बात को अब मैं ढो नहीं सकता। इस बात को सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या हुआ बेटा, कौन सी ऐसी बात है जिसे तू ढो नहीं सकता? तो वो कहता कि पहले तो आप शांति से बैठ जाओ और आप मुझसे वादा करो कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। तो माता पिता कहते हैं कि हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो राहुल पूरी के पूरी बात उन्हें बता देता है। अब इस बात को सुनकर माता पिता एकदम से सन्न रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा क्यों मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तूने तो बचपन में कहा था कि तुम्हारा कोई भी नहीं है। तभी जो राहुल होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि माँ बाबूजी सच में ही मैंने कहा था कि मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे कारण था। मैं अपने माता पिता से नाराज था और मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मुझे उनके पास दोबारा से भेज दें, लेकिन आज जब मैं एक काम से एक साइट पर गया था तो वहां पर रेलवे स्टेशन पर मुझे एक बच्चा ऐसा ही मिल जाता है जैसा कि कभी मैं था और मैं भी इसी तरह रेडियो की तरफ देख रहा था। वो बातें मेरे जहन में आती हैं और उसके बाद मुझे अपने घर की भी याद आती है, वरना मैं आपके साथ रहकर अपने घर को पूरी तरह से भूल गया था और बिल्कुल भी अब तक मुझे याद नहीं आई थी। इस बात को सुनकर माता पिता एकदम से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक उसे अपना बच्चा माना है और बच्चा कह रहा है कि मैं आपका बच्चा नहीं हूं। उन लोगों की मायूस शक्ल देखकर एकदम से राहुल कहने लगता है कि माँ बाबूजी जैसा आप सोच रहे हो वैसा
कुछ भी नहीं है, मैं आप ही का बेटा हूं। लेकिन जो बात मुझे याद आ गई तो मैंने आपको बताना सही इसलिए समझा क्योंकि आप लोगों ने मुझे दिल से अपना बेटा माना है, तो मैं आपसे इस बात को कैसे छुपा सकता हूं। जो मुझे याद आ गई तो मैंने आपको बता दी। इस बात को सुनकर उनको थोड़ी सी शांति होती है क्योंकि अब तक वो सोच रहे थे कि कहीं बेटा वहीं पर जाकर रहने की जिद ना करने लगे। वो कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तो मैं आपके पास ही रहूंगा और बुढ़ापे में आपकी सेवा मैं ही करूंगा। इस बात की आप चिंता मत करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मैं अपने गांव जाकर अपने माता पिता से मिलकर आऊं और उन्हें देख कर आऊं कि उनकी क्या हालत है। माता पिता को जब ये आश्वासन हो जाता है कि बच्चा यहीं पर रहेगा तो वो भी कह देते हैं कि ठीक है बेटा, तुम बेशक से चले जाओ, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत लकी थे और जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो उसके बाद से हमारी तरक्कियों के रास्ते खुल गए और हम लोगों ने इतनी तरक्की की है। शौक से जाओ, अपनी गाड़ी लेकर जाओ और वहां पर अपने माता पिता और अपने भाइयों से मिलकर आओ। इस बात को सुनकर राहुल अपने उस गांव के लिए निकल जाता है और रास्ते में ढेर सारी बातें सोच रहा है, बचपन के उस घर के बारे में, उस आंगन के बारे में जिसमें वो खेला करता था, उस कमरे के बारे में जिसमें लेटकर ऊपर छत की तरफ वह देखकर नींद के आगोश में सो जाया करता था। सोचता सोचता धीरे धीरे उसकी गाड़ी सफर तय कर रही थी और लगभग 6 से 7 घंटे का सफर तय करने के बाद जो राहुल होता है उस गांव में पहुंच जाता है जिस गांव का वो बचपन से रहने वाला था और वहां पर जाने के बाद अपने घर की गलियों को ढूंढने लगता है। ढूंढता ढूंढता वह उस घर पर पहुंच जाता है जो घर अब तक एक खंडर में तब्दील हो गया था क्योंकि यह घर फिलहाल गांव के अंदर था और बसावट काफी बाहर तक हो चुकी थी। इसके बाद वह अड़ोसी पड़ोसियों से इन घर वालों के बारे में पूछने लगता है तो एक पड़ोसी बताता है कि ये लोग तो गांव के बाहर की तरफ बस गए हैं क्योंकि उनके दोनों बच्चों की शादी हो गई थी और शादी के बाद ये घर काफी छोटा पड़ रहा था। इसके बाद वह उस व्यक्ति से एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फिलहाल भी उसके माता पिता जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं और उसके दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। वहां पर जाने के बाद वह जैसे दरवाजे पर पहुंचता है तो उसका बुजुर्ग पिता खाट पर बैठा हुआ था और वह कहने लगता है कि हाँ साहब, आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को सुनकर जो राहुल होता है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से अपने बुजुर्ग पिता के पैर छूने लगता है। अब यहाँ पर राहुल के जो पिता होते हैं वह पीछे हटते हैं और कहते हैं कि साहब, आपने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, गाड़ी से आप यहाँ पर आए हो, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो। लेकिन तभी जो राहुल होता है वह अपने पिता को अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि बाबूजी, मैं आपका बेटा हूं राहुल, जो कि इतने दिनों पहले यहां से भाग गया था। अब इस बात को सुनकर पिता को एकदम से विश्वास नहीं होता क्योंकि अब तक वो राहुल को मरा हुआ समझ चुके थे। उन्होंने बहुत सारी ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं चला था और वैसे भी वो गरीब लोगों थे और गरीब लोगों की सुनने वाला कौन है यहाँ पर। इसी वजह से वो लोग अपने बेटे को मरा हुआ समझ चुके थे। लेकिन आज अचानक से एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल होगी वह उनके सामने खड़ा था और कह रहा था कि मैं आपका बेटा राहुल हूं। उसके बाद वो कहने लगते कि बेटा, हमसे मजाक मत करो। लेकिन तभी राहुल कुछ बचपन की ऐसी बातें बताता है जो बातें केवल राहुल को ही पता थी और उन बातों को सुनने के बाद पिता को भी विश्वास हो जाता है और इतनी देर में राहुल की माँ भी वहां पर आ गई थी। वह कहता है कि माँ, उस दिन आपने कहा था ना कि बेशक से रखा हुआ है खाना खाना हो तो खा लेना, लेकिन साइकिल नहीं आएगी। उसी बात से मैं नाराज होकर चला गया था और मैं आपका ही बेटा हूं। यहाँ पर जब माँ ये बात सुनती है तो उसे भी विश्वास हो जाता है और वह एकदम से अपने बच्चे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। राहुल की भी आंखों में आंसू आ गए थे और राहुल भी अपने माता पिता के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद राहुल के माता पिता उससे उसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू कहां चला गया था और तूने ऐसा क्यों किया। तो राहुल अपने बारे में पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि अब मैं बहुत अच्छे घर में रहा करता हूं, मेरे माता पिता भी हैं और एक मेरी बहन है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं। बहन की शादी हो गई है लेकिन अक्सर वो मुझसे बातचीत करती रहा करती है और बड़ी अच्छी है मेरी बहन। इस बात को सुनने के बाद माता पिता को तसल्ली होती है कि कम से कम बेटा अच्छी जिंदगी जी रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इतनी देर में वहां पर राहुल के दोनों भाई आ जाते हैं जो कि मजदूरी करने के लिए गए थे और वहां पर राहुल की भाभियां भी थी। राहुल के भाइयों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये राहुल है और उसके बाद वो लोग अपने माता पिता से पूछने लगती कि माँ, ये साहब कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उसके बाद राहुल उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि भैया, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका छोटा भाई राहुल हूं जो कि इतने दिनों पहले यहां से गायब हो गया था। अब इस बात को सुनकर भाई की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी झट से अपने भाई को गले लगा लेता है और इसके बाद वो लोग काफी देर तक उस घर के अंदर बात करते हैं। राहुल को उसकी भाभियों से मिलाया जाता है, भाइयों के बच्चों से मिलाया जाता है और वो सभी लोग काफी अच्छा समय एक साथ व्यतीत करते हैं। इसके बाद राहुल के माता पिता भी उसे
उसे खुशी खुशी विदा करते हैं और कहते हैं कि बेटा जब टाइम मिला करे तो हमसे मिलने आ जाया करना, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा जब तू हमारे पास आया है। राहुल भी उनसे वादा करता है और कहता है कि अब तो मैं अकेला आया हूं, अगली बार मैं अपने माता पिता को भी संग लेकर आऊंगा और आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा, आप लोग भी देखना वो कितने अच्छे हैं। ऐसा कहकर राहुल वहां से चला जाता है और रास्ते में ढेर सारी बातें सोच रहा था अपने गांव के बारे में और अपने भाइयों के बारे में। उसके भाई इधर उधर मेहनत मजदूरी किया करते थे और ज्यादातर गांव के जो नौजवान थे वो बेरोजगार ही थे। वो सभी भी खेतों में काम करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे और गांव के अंदर एक तरह से अभी तक भी वही चाल चल रही थी जो कि पुराने जमाने में चल रही थी। यह सोचता हुआ वह अपने घर तक पहुंच जाता है और घर जाने के बाद उसके माता पिता जिन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था वह उसकी राह देख रहे थे और कहने लगते कि बेटा आ गया तू, कैसे हैं तेरे माता पिता और क्या हाल चाल है उनके। तो राहुल कहने लगता है कि वो अच्छे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद राहुल अपने माता पिता के साथ बैठता है और बैठने के बाद उन्हें उनके बारे में सारी बातें बताता है और साथ में गांव के हालात भी बताता है। तभी जो राहुल के वो पिता होते हैं जिन्होंने उनको पाला है वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो वहां पर हमें अपनी एक कंपनी खोलनी चाहिए जिससे गांव वालों को रोजगार भी मिल जाएगा और हमारा बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वहां से हम कनेक्ट भी रहे आएंगे। बार बार वहां पर तुम आते जाते रहोगे तो घर वालों से भी मिलते जुलते रहोगे। यह बात राहुल को भी बड़ी अच्छी लगती है और इसके बाद राहुल अपने माता पिता के साथ मिलकर एक दिन तय करता है जिस दिन वो लोग वहां पर जाने वाले थे और वहां पर कंपनी के लिए इधर उधर जगह भी देखने वाले थे और साथ में राहुल की फैमिली से भी मिलने वाले थे। राहुल ने अपनी बहन खुशी को भी बुला लिया था। जब खुशी को यह बात पता चली थी कि उसके माता पिता हैं तो वह भी उनसे मिलने के लिए जिद करने लगी थी। इसके बाद वो चारों जन दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और फिर से सफर तय करके उसी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जो राहुल होता है उन्हें अपने घर ले जाता है। घर पर जाने के बाद जैसे राहुल के जो पिता होते हैं असली वाले, वह यहां पर राहुल के दूसरे पिता को देखते हैं तो एकदम से उनके पैरों को पकड़ लेते हैं और रो रो कर उनका धन्यवाद करने लगते हैं। कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चे को शरण दी, वरना न जाने ये कहां खो गया होता और हम लोग तो इससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। यहां पर वो इसे संभालते हैं और संभालने के बाद अच्छी तरह से उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद अपने मन की व्यथा बताते हैं और इसके बाद जो राहुल के पिता होते हैं वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। राहुल वहां पर एक अच्छी सी जमीन देखता है और उस पर अपना एक छोटा सा प्लांट लगाता है जिस प्लांट के अंदर वह अपने बड़े भाइयों को देखने के लिए सब कुछ दे देता है। राहुल के बड़े भाई उस प्लांट में काम करने लगते हैं और गांव के जो लड़के होते हैं जो जवान थे जो कि खेतों में काम किया करते थे वह भी उस प्लांट में काम किया करते हैं और अच्छी तरह कमाया करते हैं। गांव के अंदर कुछ ही दिनों में तरक्की दिखने लगती है और यहाँ पर राहुल ने अपने माता पिता के उसी घर को रहने लायक अच्छी तरह से बना दिया था। जब भी वह कभी यहाँ पर आया करता तो यहाँ पर रहकर जाया करता। ऊपर से राहुल के जो वो माता पिता हैं जिन्होंने उसको पाला पोसा है उन्हें भी गांव का माहौल बड़ा ही अच्छा लगता है और वह भी यहाँ पर महीनों महीनों तक रहकर जाया करते हैं और अच्छा खासा पैसा खर्च किया करते हैं राहुल के असली माता पिता पर। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।